फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है और इसमें हम बातें करेंगे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। कितने टाइप के पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, सबसे पहले क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। और सबका कलर हमने देख रखा था कि क्लोरोफिल ए का जो कलर है वो कैसा है, ब्राइट ग्रीन है। क्लोरोफिल ए का कलर कैसा है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन है। क्लोरोफिल बी का कलर कैसा है, येलो ग्रीन है। और ज़ैंथोफिल का कलर येलो है और कैरोटीनॉइड का जो कलर है येलो टू येलो ऑरेंज है। यहाँ तक बातें कर चुके थे पिछला लेक्चर में और नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। कुछ मैं यहाँ पे डायग्राम के बारे में बता दिया था कि ये डायग्राम में जो एम बना रहा है, ये जो एम बना रहा है ये क्या है। तो एम बना रहा है वो क्या है, कैरोटीनॉइड है। और क्लोरोफिल बी का जो पीक आ रहा है वो 400 नैनोमीटर के पास आ रहा है सबसे ज़्यादा। और क्लोरोफिल ए का भी जो पीक यहीं पे आ रहा है, बट दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो क्लोरोफिल बी का और ए का जो पीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 400 नैनोमीटर के आसपास अगर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में कंपैरिजन करें तो क्लोरोफिल बी का पीक जो है वो ज़्यादा है। और जब हम यहाँ पे कंपैरिजन करें 700 नैनोमीटर के आसपास तो क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए में क्लोरोफिल ए का जो पीक है वो ज़्यादा है। तो किसका पीक ज़्यादा है, किसका पीक कम है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और जहाँ पे ज़्यादा पीक जा रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फोटो पिगमेंट हैं इनका पीक जो ज़्यादा जा रहा है, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि फोटो सिंथेसिस का जो रेट है वो भी ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दोनों रीजन जो हैं यहीं पे तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा हो रहा है। बहुत अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से। और मैं कुछ और बातें यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगा कलर के बारे में। कलर के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कि कलर जो है वो आपको याद रखना है। मेन किसका कलर याद रखना है, तो मेन आपको इसमें कलर याद रखना है कैरोटीनॉइड का। कैरोटीनॉइड का कलर कैसे याद रखेंगे, कैरोटीनॉइड का कलर याद करने के लिए एक ट्रिक ये भी याद कर सकते हैं कि कैरोटीनॉइड का मतलब कैरोट, नाम में क्या आ रहा है, कैरोट आ रहा है। तो कैरोट का कलर कैसा होता है, तो कैरोट का कलर लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लाल वाला होता है और दूसरा जो होता है ऑरेंज का कलर का होता है। तो वही याद रखना कि येलो टू येलो ऑरेंज, जिसमें ऑरेंज आ रहा है यानी कि ऑरेंज आ रहा है तो क्या है, कैरोटीनॉइड है। यानी कि वहाँ पे क्या हो रहे हैं, कैरोटीन उसमें पाया जा रहा है। कैरोटीन का ही जो कलर होता है उसके कारण उसका जो अपीयरेंस है वो येलोइश ऑरेंज जैसा होता है। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे। बहुत अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे ये भी बात कर चुके थे, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि क्लोरोफिल ए को चीफ पिगमेंट बोला जाता है और बाकी जितने भी पिगमेंट हैं क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड, ये सब क्या हैं, एक्सेसरी पिगमेंट हैं। ये सब क्या हैं, एक्सेसरी पिगमेंट हैं। बहुत अच्छा, यहाँ तक हमने सीख रखा था। आगे यहाँ पे बात करते हैं, कुछ और बातें यहाँ पे करते हैं कि बाकी जो एक्सेसरी पिगमेंट है उनका काम क्या था। बाकी एक्सेसरी पिगमेंट का काम क्या था कि वो वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ के लाइट थे उनको ऑब्ज़र्व कर रहे थे। वाइडर रेंज ऑफ लाइट को ऑब्ज़र्व कर रहे थे और ट्रांसफ़र किसको कर रहे थे, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र कर रहे थे। क्लोरोफिल ए को चीफ पिगमेंट बोला जाता है। क्लोरोफिल ए जो है क्या बनाता है, क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर बनाता है। और बाकी जितने भी पिगमेंट हैं क्लोरोफिल ए को छोड़कर वो बाकी सब क्या बनाते हैं, एंटीना बनाते हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान से यहाँ पे सुनेंगे। कुछ टर्म है यहाँ पे मैं उसको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको मैं फिर से यहाँ पे बता देना चाहता हूँ क्या है नहीं है। यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे इस टर्म को। अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन आखिर है क्या, लाइट रिएक्शन आखिर है क्या। तो लाइट रिएक्शन में सबसे पहले हमें पढ़े थे कि लाइट रिएक्शन का सबसे पहले जानना है कि लाइट रिएक्शन का मकसद क्या है। दो प्रकार के रिएक्शन हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, एक है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का आखिर मकसद क्या है, तो लाइट रिएक्शन का मकसद ये है कि उसको जाकर कहीं से भी उसको एटीपी बनाना है और एनएडीपीएच बनाना है। उसे क्या बनाना है, एटीपी बनाना है और एनएडीपीएच बनाना है।
तो लाइट रिएक्शन का काम क्या है कि उसको एटीपी बनाना है और एनएडीपीएच बनाना है। तो लाइट रिएक्शन को ही क्या बोला जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट रिएक्शन को ही यहाँ पे फोटोकेमिकल फेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइट रिएक्शन को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पे फोटोकेमिकल फेज से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हो सकता है आपको थोड़ा सा स्पीड अगर फास्ट लगे या स्लो लगे तो उसके अनुसार आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। बहुत अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज यहाँ पे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देख सकते हैं कि लाइट का ऑब्जर्प्शन हो रहा है, वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है और ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है, और क्या हो रहा है, एटीपी बन रहा है। तो लाइट रिएक्शन का जो मेन काम है वो क्या है, एटीपी और एनएडीपीएच का बनाना। लेकिन लाइट रिएक्शन में देख रहे हैं तो टोटल कितने काम हो रहे हैं, 4 काम हो रहे हैं। और वो कौन कौन से काम हो रहे हैं, ये जो काम है यहाँ पे, इस काम पे आप ध्यान दे सकते हैं। ये पहला काम है, ये दूसरा काम है, ये तीसरा काम है और यहाँ पे ये चौथा काम है। यहाँ पे चारों काम पता चल गया। बहुत अच्छा, मैं यहाँ पे पॉइंट डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। आगे यहाँ पर बोल रहा है कि लाइट रिएक्शन में कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। लाइट रिएक्शन में यहाँ पे कुछ प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कुछ प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स भी इन्वॉल्व होते हैं। और क्या बोला है यहाँ पे, लाइट रिएक्शन में क्या बोला गया है कि लाइट रिएक्शन में कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स फोटोसिस्टम 1 और कॉम्प्लेक्स फोटोसिस्टम 2। यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है, तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे 2 प्रकार के हैं, कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें देख सकते हैं ये क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ही हैं, जो कि मिलकर क्या बनाते हैं, फोटो सिस्टम 1 बनाते हैं और फोटो सिस्टम 2 बनाते हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक ऐसे कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार के हैं। मान लीजिए कि एक ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो कि 700 नैनोमीटर के जो लाइट है इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनको हम लोग बोल देते हैं P700। उनको क्या बोल देते हैं, P700। बहुत अच्छा, सिंपल है। और जो हैं जो कॉम्प्लेक्स जो हैं वो 680 वाला को ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको हम लोग P680 बोल देंगे। ये बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि P700 किसको बोलते हैं और P680 वो किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और बात है कि जब ये डिस्कवरी हुआ था तो डिस्कवरी के बेसिस पर हम लोग ये जो P680 है ना, इसको हम लोग PS2 नाम देते हैं। ये डिस्कवरी के बेसिस पर है। और P700 को क्या बोल देते हैं हम लोग, PS1 बोल देते हैं। तो PS2 और PS1 बोला गया है डिस्कवरी के बेसिस पर कि सबसे पहले डिस्कवरी जो हुआ था इसका हुआ था, P700 का डिस्कवरी हुआ था, और बाद में डिस्कवरी हुआ था PS2 का। ये फंक्शन के बेसिस पे नहीं है, ये जो नेम किया गया है ये फंक्शन के बेसिस पे नहीं है, ये किस बेसिस पे है, डिस्कवरी के बेसिस पर। यहाँ पे इस लाइन को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दीज आर नेम्ड इन सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, नोट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में तो पहले फंक्शन जो कर रहा होता है ये PS2 कर रहा होता है, 680 वाला कर रहा होता है। अगर फंक्शन के बेसिस पर करते तो 680 वाला का नाम पहले आना चाहिए था ना, उसको तो PS1 बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। 680 वाला को PS2 बोलते हैं। अब आपको याद करने में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इसको हम PS1 बोले, किसको PS2 बोले। तो याद करने के लिए मैं इतना बता देना चाहता हूँ, मान लीजिए P700 आपके 700 मार्क्स आ गए, तो 700 मार्क्स आ गए यानी कि आपके पास ज़्यादा मार्क्स हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप फर्स्ट आ गए। और मान लीजिए कि आपके पास 680 मार्क्स आ गए, तो आप 700 से कम है तो समझ जाइए कि आप सेकेंड पोजीशन में चले गए। तो मार्क्स ज़्यादा आने का मतलब है कि आप फर्स्ट आ गए और बाद में सेकंड। ये मैं याद करने के केवल ट्रिक बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि कैसे काम कर रहे हैं दोनों फोटो सिस्टम। इसको और डिटेल में भी स्टडी करेंगे। पहले दोनों फोटो सिस्टम को समझते हैं। एक फोटो सिस्टम 1 है, एक दूसरा फोटो सिस्टम 2 है। दोनों क्या हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं। और एक्चुअल में क्या है, तो एक्चुअल में एसोसिएशन ऑफ पिगमेंट्स हैं, बहुत सारे पिगमेंट के एसोसिएशन हैं वहाँ पे। और
सबके सब पिगमेंट वहाँ पे होते हैं, उस कॉम्प्लेक्स में सबके सब पिगमेंट होते हैं। और वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे क्लोरोफिल ए भी होता है। और क्लोरोफिल ए जो है वो क्या बनाता है, रिएक्शन सेंटर बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन सेंटर है ना इस कॉम्प्लेक्स में, वो क्या होता है, क्लोरोफिल ए वाला होता है। और बाकी सब ये सब जो है ये सब क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट है। ये सब क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट है। तो कौन सा एक्सेसरी पिगमेंट है, कौन सा रिएक्शन सेंटर है, आपको पता होना चाहिए। तो रिएक्शन सेंटर कौन कौन होता है, क्लोरोफिल ए होता है। तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी में क्लोरोफिल ए यहाँ पे रिएक्शन सेंटर की जगह लिख लेंगे। और बाकी सब जो पिगमेंट हैं ये सब क्या हैं, एक्सेसरी पिगमेंट हैं। और इनके जगह आप लोग ऐसे करके यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे करके एक्सेसरी पिगमेंट इनको लिख लेंगे, इसको छोड़कर। और ये जो हैं एक्सेसरी पिगमेंट, इन्हीं को बोला जाता है एंटीना। जो एक्सेसरी पिगमेंट है इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एंटीना। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीना टर्म का यूज किया गया है। क्योंकि मैं एनसीईआरटी के हर एक बातों को बता रहा हूँ, तो चूँकि आपको यहाँ पे अच्छे से इसको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एंटीना क्या होता है आपको पता है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट यहाँ पे टर्म जो यहाँ पे दिया गया है, वो टर्म दिया गया, देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ऐसे पता होना चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी के कोई भी लाइन से क्वेश्चन पूछ देता है, कभी भी पूछ देता है, जो कि पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछ देता है। इसलिए हर एक लाइन को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग जानना जरूरी है। तो एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं और क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें बताया गया जो मैं अभी नहीं बता रखा हूँ। उसमें इन्होंने बोला है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाइंड टू प्रोटीन। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल हैं, 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं जो कि प्रोटीन से बाउंड हैं। और यहाँ पर बोला कि ईच फोटो सिस्टम हैज़ ऑल पिगमेंट एक्सेप्ट मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। प्रत्येक फोटो सिस्टम में क्या होते हैं, सबके सब पिगमेंट होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्लोरोफिल ए नहीं होता है। और क्लोरोफिल ए नहीं होता है तो क्लोरोफिल ए नहीं होता है तो क्लोरोफिल ए को छोड़कर उस फोटो सिस्टम को क्या बोलेंगे, उस फोटो सिस्टम को हम लोग बोलेंगे एंटीना। एंटीना का काम क्या होता है, एंटीना आपने देख रखा होगा पहले, जो यहाँ पे टीवी आता था वो डिस्क वाला, तो ऐसे वहाँ पे अपने छत पे ऐसे एंटीना लगा होता था और वो सिग्नल पकड़ता था, सिग्नल पकड़ के इस सिग्नल को ट्रांसफ़र करता था केबल के थ्रू। और इसके बाद आपका यहाँ पे आराम से आप यहाँ पे टीवी देख रहे होते थे, आपको पता चल रहा होता था। ये टीवी देखना बोलते थे पहले ना, वहाँ पे चल रहा होता था, ऐसा बड़ा वाला टीवी चल रहा होता था पहले। ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, अभी भी किसी किसी के घरों में आपको ऐसे बड़े बड़े एंटीना यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो एंटीना का काम क्या होता है कि वो सिग्नल को रिसीव करता है। तो यहाँ पे भी वो एंटीना क्या कर रहा है, वो सिग्नल को रिसीव कर रहा है, वहाँ पे क्या कर रहा है, लाइट के वेवलेंथ को रिसीव कर रहा है। वो रिसीव कर रहा है, अलग अलग वेवलेंथ को रिसीव कर रहा है। और किसको ट्रांसफ़र कर रहा है, वो ट्रांसफ़र कर रहा है क्लोरोफिल ए को। किसको ट्रांसफ़र कर रहा है, क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए क्या बना रहा है, रिएक्शन सेंटर बना रहा है, बहुत अच्छा। इसके बाद क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र कर रहा है। क्लोरोफिल ए को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल ए को चीफ पिगमेंट बोलते हैं। क्यों चीफ पिगमेंट बोलते हैं, इसका रीज़न ये भी आपसे पूछा जाएगा कि विच पिगमेंट इज़ मोस्ट अबुंडेंट इन द वर्ल्ड। तो आपसे पूछा जाएगा, अगर ये बात पूछा जाता है, प्लांट किंगडम में पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्लोरोफिल ए होगा। क्योंकि आपने पढ़ रखा था जब अलगा पढ़ रहे थे, तो अलगा जब पढ़ रहे थे आपको वहाँ पे, तो अलगा में जो पिगमेंट यहाँ पे पाए जा रहे थे, तो सभी प्रकार के अलगा में एक पिगमेंट कॉमन था और उसका नाम था क्लोरोफिल ए। ग्रीन अलगा में क्लोरोफिल ए। आप चलते हैं ब्राउन अलगा में, तो ब्राउन अलगा में क्या होता है, क्लोरोफिल ए भी होता है और क्लोरोफिल सी भी होता है क्या। और यहाँ पे रेड अलगा में चलते हैं तो उसमें क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल डी होता है। क्या ये बात सही है, नहीं, ग्रीन अलगा में क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए जो है वो कॉमन है सब में। अब चलते हैं ब्राउन अलगा। ब्राउन अलगा को बोलते हैं फियोफाइसी। तो फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए होता है और क्या होता है, वहाँ पे क्लोरोफिल सी होता है। अब चलते हैं यहाँ पे रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का मतलब रेड अलगा। रेड अलगा में क्या होता है, क्लोरोफिल ए भी होता है और क्या होता है, क्लोरोफिल डी होता है। तो सब में देख सकते हैं कि क्लोरोफिल ए जो है कॉमन है। यहाँ पे आप वो चैप्टर नहीं पढ़ रखे हैं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये जानने की ज़रूरत है कि क्लोरोफिल ए जो है हर एक प्रकार के अलगा में पाया जा रहा है। कोई भी प्लांट हो उसमें क्लोरोफिल ए पाया ही जाएगा, ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जहाँ पे क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाएगा। तो इसीलिए इसको चीफ पिगमेंट बोला जाता है। क्लोरोफिल ए टर्म जो है आपको समझ में आ रखा होगा। और ये जो पैरा है यहाँ पे समाप्त होता है और इसको हम लोग नेक्स्ट पैरा को देखते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का फ़ोटो अपने दिमाग में बैठाएं। यहाँ पे ये जो फोटो है ना लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का, ये दिखाएं। यहाँ पे देखिए फोटोन जो है, फोटोन कहाँ पे जा रहा है, एंटीना पे जा रहा है। एंटीना जो है
एंटीना पे जा रहा है, एंटीना क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसफ़र करके कहाँ पे ले जा रहे हैं, रिएक्शन सेंटर पे ले जा रहे हैं। आज इस डायग्राम को देख सकते हैं आप लोग। ये जो फोटोन है, ये फोटोन जो है, फोटोन कहाँ पे पड़ रहा है, इस पिगमेंट पे पड़ रहा है, एंटीना वाले पिगमेंट पे पड़ रहा है। यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहाँ पे जा रहा है, रिएक्शन सेंटर पे जा रहा है। देखिए आपने बहुत सारे एनसीईआरटी पढ़ रखे होंगे, बहुत बार पढ़ रखे होंगे, लेकिन इस अगर मैं जितना बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ मिलेगा। तो आपको एहसास तभी होगा इस बात का जब आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहें। भले ही आपको क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब लगे, हाँ हो सकता है बाद में मैं ज़रूर ही इसको इम्प्रूव करूँगा, लेकिन शुरुआत में आपको अगर सीखना है तो आपको थोड़ा सा क्वालिटी के साथ मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें बहुत चीज़ ऐसी बातें सीखने वाली हैं जो आपको स्ट्राइक नहीं करेगा। पहले मैं इसको बहुत बार पढ़ चुका हूँ, इसीलिए कुछ कुछ ऐसे पॉइंट हैं, हाँ हो सकता है कि कुछ पॉइंट मेरे से छूट जाएं, लेकिन बहुत सारे पॉइंट है मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो आपको अभी स्ट्राइक कर रहा होगा, अरे भाई ये भी हो रहा था, अरे वो भी हो रहा था। तो आप इसको मिस नहीं करें। आप देख रहे हैं तो सीरीज़ के साथ आप लगातार बने रहें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपको एहसास नहीं होगा जब आप पहले कहीं और भी पढ़ रखे होंगे, पहले खुद से एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, और इसके बाद मेरे बताने के बाद जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने का नज़रिया जो है वो बदल जाएगा। यहाँ पे केवल ऐसे नहीं पढ़ना, आपको हर एक चीज़ में आपको क्वेश्चन बताना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, कि कैसे हो रहा है, क्यों नहीं लगाना है तो कैसे भी लगाना है, कैसे हो रहा है, आखिर कैसे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि दो प्रकार के फ़ोटो सिस्टम है, एक P680 और एक P700, दोनों प्रकार के फ़ोटो सिस्टम है। क्या आप बता सकते हैं कि दो फोटो सिस्टम जो हैं दोनों एक्टिवेट कब होते हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट पे एक्टिवेट हो रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि P700 वाला के पास ज़्यादा एनर्जी होगा कि P680 वाला के पास ज़्यादा एनर्जी होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि जो वर्क फंक्शन है किसका ज़्यादा होगा। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कुछ। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपके पास छोड़ता हूँ कि किसके पास एनर्जी है। ये जो टर्म यूज कर रहा है वेवलेंथ ऑफ एनर्जी का टर्म आपको पता है, आपको बेसिक पता टर्म होगा कि क्या वेवलेंथ क्या होता है और क्या एनर्जी होता है। वेवलेंथ तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेवलेंथ होता है, और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो क्या P700 जो है, मान लीजिए कि अगर 700 नैनोमीटर का लाइट अगर दे रहे हैं, तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, तो क्या हम 680 नैनोमीटर वाला लाइट देंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा। ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये सवाल क्या है इसको फिर से ध्यान से सुने। अगर 700 नैनोमीटर का लाइट यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा पा रहा है, तो क्या 680 वाला इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। ये आपसे सवाल है। शायद आप जहाँ भी पढ़ रखे हों, जिससे भी पढ़ रखे हों, मेरे को उससे मतलब नहीं है, जहाँ भी बने हैं वहाँ से बने रहें, लेकिन इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से आपका चैप्टर जो है उसमें काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। और नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है वो चलते हैं द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लाइट डालते हैं इस पर, ठीक है, 680 नैनोमीटर का लाइट डालते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होता है, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ पे जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है। वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, उसका नाम आपको खोजना है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वहाँ पे थियोफाइटिन होता है, वो फर्स्ट वाला में, P680 वाला में। लेकिन आपको खोजना भी है, इसको डिटेल में थोड़ा सा जानना भी है कि क्या है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल चुके हैं, अब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है, उसको ध्यान से यहाँ पे सुने कि इन फोटो सिस्टम टू रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड एंड जंप इनटू एन ऑर्बिट फार्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। बहुत अच्छा, यहाँ से निकल कर एटॉमिक न्यूक्लियस से निकल कर बाहर गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो पिक करा जाता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा उसको पिक करा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ पे इसके द्वारा इसको पिक किया जाता है इलेक्ट्रॉन को, और ये जो भेजेगा कहाँ पे,
ये जो भेजेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजेगा, ये जो भेजेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और क्या क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यहाँ पे देखते हैं क्या होते हैं, साइटोक्रोम्स होते हैं। क्या होते हैं, साइटोक्रोम्स होते हैं। साइटोक्रोम्स यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ कैसा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अभी पता नहीं चल रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये किसका मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है किसका मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन है। किसका मेम्ब्रेन है, थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन है। जो थाइलाकोइड जो होते हैं, थाइलाकोइड का अंदर का जो स्पेस होता है उसको ल्यूमेन बोलते हैं, और बाहर जो है वो क्या है, स्ट्रोमा है। तो अंदर में यहाँ पे देखते हैं ल्यूमेन, जब देख रहे हैं ल्यूमेन को यहाँ पे ध्यान से देखिए, ल्यूमेन, ल्यूमेन का मतलब क्या होता है, खाली स्पेस, ठीक है, ये जो खाली स्पेस है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, स्ट्रोमा है। तो ये थाइलाकोइड है। थाइलाकोइड का जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पे P680 है और यहाँ पे P700 है। P680 को ध्यान से देखेंगे तो इसका नाम क्या है, PS2 नाम है, और P700 का इसका नाम क्या है, PS1 है। तो यहाँ पे साइकिल जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सनलाइट पड़ा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन जो निकला तो सबसे पहले यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पकड़ा, इलेक्ट्रॉन पकड़ा तो इलेक्ट्रॉन के बाद यहाँ से साइकिल में कुछ आया, साइटोक्रोम आया। तो इसी साइटोक्रोम का बात कर रहा था वहाँ पे कि इस यहाँ पे जो इस चैन में यहाँ पे साइटोक्रोम पाए जा रहे हैं। साइटोक्रोम कौन सा है, साइटोक्रोम B6F है। इसके बाद यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन के बाद PS1, इसके बाद अभी मैं आगे आऊँगा यहाँ पे, इसको मैं डिटेल में बताऊँगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर लिखा है कि जो चैन है इसमें साइटोक्रोम पाया जा रहा है, उस साइटोक्रोम को मैंने आपको दिखा दिया। और जो मेरा मकसद था ATP बनाना, NADPH बनाना, और यहाँ पे ये मकसद पूरा होता है। इस चीज़ को पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। थोड़ा सा वेट करें, मैं यहाँ तक पहुँचने वाला हूँ, जस्ट मैं पहुँचने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं है, बस मैं तुरंत पहुँचने वाला हूँ। पहले यहाँ पे आप पहले देखें कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो सिस्टम कैसे काम कर रहा है यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम, साइटोक्रोम वहाँ पे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउनहिल मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ PS2 से यहाँ पे गया प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हुआ, डाउनहिल हुआ। डाउनहिल के बाद यहाँ पे फिर से देखें ऐसे हुआ। तो ये डाउनहिल मूवमेंट जो हो रहा है, ये किस बेसिस पर हम लोग बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे। ऑक्सीडेशन, अगर वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं डाउनहिल। अगर वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाता है तो इसको बोलते हैं अपहिल। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हायर टू लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग डाउनहिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के बेसिस पर ये जो बनाया गया है डायग्राम ना, अपहिल, डाउनहिल, अपहिल, तो ये रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पर बनाया गया है। ये जो डायग्राम यहाँ पर देख रहे होंगे ऐसे जेड से बना रहा है ना, ये जेड से पैसे नहीं बन जा रहा है, ये रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पर बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं जेड स्कीम, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जेड स्कीम बोलते हैं। और कुछ यहाँ पे टर्म जो दिया गया है इसको आपको यहाँ पे ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं आपको फिर से समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, आराम से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे दो प्रकार के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं, और कहाँ पे PS1 है और कहाँ पे PS2 है ये आपको खुद पता करना है। कहाँ पे PS1 है और कहाँ पे PS2 है ये आपको खुद पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्या है, ये 680 वाला है, ये क्या है, 680 वाला है, और यहाँ पे ये क्या है, ये 700 वाला है। तो यहाँ से 680 नैनोमीटर का लाइट इस पर पड़ा और यहाँ से इस पर लाइट अलग पड़ा। क्या लाइट पड़ा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पे गए, और यहाँ से चैन में गए, चैन के बाद 700 वाला के पास गए, यहाँ से फिर इसके पास गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। और यहाँ पे क्या होता है कि NADP का रिडक्शन होता है, और कहाँ किस में रिड्यूस हो जाता है, NADPH2 में। तो यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे कि रिडक्शन हो रहा है, किसका, NADP का रिडक्शन हो रहा है। तो किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको पता है ना। रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो पता ही होगा। रिडक्शन कैसे हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा हो या तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा हो। क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन के केस में यहाँ पे सबसे पहले कुछ यहाँ पे टर्म है, यहाँ पे कुछ छूट न जाए, इस कारण से मैं इस पैरा को पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ पढ़ें। अगर आपके पास टाइम अगर लेक्चर के बीच में बचता है तो आप वहाँ पे NCERT के लाइन को देखते रहेंगे। हाँ, टाइम बचेगा नहीं, बट आप ध्यान से चीज़ों को सुने, अपने कानों को खोल कर रखें। यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहा है
कि ये जो मूवमेंट है यहाँ पे, ये डाउनहिल मूवमेंट है, ये किस टर्म में यहाँ पर बात कर रहा है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे बात कर रहा है। क्या इस चैन के दौरान इलेक्ट्रॉन का यूज होता है? तो नहीं होता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू। यहाँ पे क्या बोल रखा है? द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम 1। ये फोटो सिस्टम 1 है ना, ये फोटो सिस्टम 1 है, ये फोटो सिस्टम 1 है, ये फोटो सिस्टम 1 है, यहाँ से पास हो रहा है, ये बोल रहा है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि PS1 आर ऑल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर एंड आर ट्रांसफर टू द अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल। इसके पास ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल है। ये बात आपको समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ लोअर से कहाँ पे जा रहा है? ग्रेटर के पास जा रहा है। जब यहाँ से फिर लोअर के पास जाएगा, सबसे पहले जेड इसके में यहाँ पर देखिए कि इसके पास कम होगा, इसके पास ज़्यादा पोटेंशियल होगा, तो लोअर से हायर गया ना, तो इसके पास यहाँ डाउन हिल गया ना, डाउन हिल यहाँ से यहाँ गया ना, अप हिल डाउन हिल, अप हिल डाउन हिल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे अप हिल मोमेंट हो रहा है, कहाँ पे डाउन हिल मोमेंट हो रहा है। अगर यहाँ से डिटेल में अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। फिर रिडक्स ग्रेड इसके पास फिर से यहाँ पे डाउन हिल हुआ। कैसे अप हिल हो रहा है, कैसे डाउन हिल हो रहा है, देखें यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से सुने। यहाँ से अप हिल, ओके, फिर यहाँ से डाउन हिल, फिर यहाँ से ऊपर से अप हिल। बहुत अच्छा, इस चीज़ को समझ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा से समझ गए होंगे, तो आगे के मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। कहाँ पे अप हिल हो रहा है, कहाँ पे डाउन हिल हो रहा है, एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, कहाँ पे अप हिल लिखा हुआ है, कहाँ पे डाउन हिल लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से सुने, अप हिल, डाउन हिल, अप हिल, देन डाउन हिल, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जब डाउन हिल होता है तो यहाँ पे देखिए यही हो रहा है, यहाँ पे NADP का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका रिडक्शन हो रहा है, NADP प्लस का रिडक्शन हो रहा है NADPH2 में। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान से यहाँ पे देखते हैं। तो जेड स्कीम आपको समझ में आया? ये शेप कैसे बना है समझ में आया? ये रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे शेप बना है। ये जेड शेप क्यों आया? बहुत अच्छा, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले एक और बात यहाँ पे मैं छूट रहा था, वही मैं बोल रहा था कि अगर NCERT पढ़ता तो यहाँ पे आ जाता लाइन में। एक बात छूट रहा था, यहाँ पे देखिए डायग्राम क्या लिखा हुआ है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये P680 वाला है, ये क्या है P680 वाला है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी का ब्रेक डाउन हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल कहाँ से रहे हैं? तो ये जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये जो मिल रहे हैं, यहाँ से पानी का ब्रेकडाउन हो रहा है और यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो पानी का ब्रेकडाउन किसके पास होता है? तो P680 वाला के पास होता है, या तो आप ये बोल सकते हैं कि PS2 के पास होता है, फोटो सिस्टम 2 के पास होता है। तो पानी का ब्रेकडाउन कहाँ पे हो रहा है? एक ही जगह हो रहा है, आगे आएगा आपके पास। और यहाँ से जो ऑक्सीजन मिला ना, देखिए यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ से पानी का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन निकला। अब जो इस ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का क्या होगा? तो ये जो ऑक्सीजन है ना, जो हम लोग बोलते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट जो हैं, पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन निकालते हैं, वो ऑक्सीजन यही होता है। और हमने पढ़ रखा था पहले कि जो ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन किसका होता है? ऑक्सीजन किसका होता है? CO2 का होता है या पानी का होता है? जब यहाँ पे रिएक्शन हम लोग पढ़ते थे कि CO2 प्लस H2O मिल के क्या बनाते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज बना रहे थे। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रहा था बाद में बाई प्रोडक्ट में, वो किसका हो रहा था? पानी का। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज जो बन रहा होता है, तो ग्लूकोज जो बन रहा होता है, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन आता है उसमें ऑक्सीजन किसका होता है? अगर आपका दिमाग अभी भी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो उस केस में मैंने हाइड्रोजन का बात कर रहा था,
तो ये गलत बात है। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन डायरेक्ट बाहर निकल जाता है। जो हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस में हमको ऑक्सीजन मिलता है, तो जो ऑक्सीजन जो मिल रहा है वो पानी से मिल रहा है, और पानी से जो ऑक्सीजन मिल रहा है और ये ऑक्सीजन को बाहर चला जा रहा है। और यहाँ से देख सकते हैं, और जो रिएक्शन हम लोग पढ़ते थे कि CO2 का रिडक्शन हो रहा था, तो CO2 का रिडक्शन जो हो रहा था, तो वहाँ पे जो CO2 को हाइड्रोजन जो मिल रहा था वो मिल रहा था पानी से। वो हाइड्रोजन जो है वो पानी से भी मिल सकता है, वो जो हाइड्रोजन जो है H2S से भी मिल सकता है। और ग्रीन सल्फर पल्पर बैक्टीरिया में हमने ये देख रखा था। बहुत अच्छा, इस टर्म आपका कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट टर्म आता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो वाटर का स्प्लिटिंग कहाँ पे हो रहा है? तो वाटर का स्प्लिटिंग जो है हमने बता रखा है कि वाटर का जो स्प्लिटिंग है वो pH2 के पास हो रहा है। और जब वाटर स्प्लिट होगा, यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, जब पानी स्प्लिट होगा तो इस रिएक्शन को यहाँ पे देखें कि क्या बनेगा, 2H+ बनेगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। और इस इक्वेशन को हम लोग और बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो बोल रहा है द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एसोसिएटेड विथ pH2, वाटर इज स्प्लिट इनटू 2H+ और 1 ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स। तो जब यहाँ पे इस रिएक्शन को लिखेंगे तो यहाँ पे हड़बड़ा नहीं जाना है, अरे भैया यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लिख दिया, तो यहाँ पे 2 पानी भी तो लिया है। अगर मैं यहाँ पे 1 पानी लेता हूँ तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 हाइड्रोजन होंगे। कितने ऑक्सीजन होंगे? 1 ऑक्सीजन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री आता होगा आपको तो ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाता है। आगे यहाँ पर बोल रहा है कि वी नीड टू एम्फेसाइज दैट वाटर स्प्लिटिंग इज एसोसिएटेड विथ pH2, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे है। जो pH2 जो है वो इनर साइड, ये थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये थाइलेक्वाइड है, तो इसके अंदर साइड पे वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है। तो pH2 का लोकेशन पूछेगा तो इनर साइड ऑफ थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन होगा कि आउटर साइड होगा? इनर साइड होगा ना। बहुत अच्छा, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बोल रहा है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, उस क्वेश्चन को मैं आगे ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते बोल रहा है कि वेयर आर द प्रोटॉन्स एंड O2 फॉर्म लाइकली टू बी रिलीज। वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा, और जो ये प्रोटॉन बना इसका क्या होगा? ये बचवा का, ये जो बचवा बना 4 गो हाइड्रोजन बना, इलेक्ट्रॉन का तो हमने यूज कर लिया ATS में, इलेक्ट्रॉन का तो यूज कर लिया हम लोगों ने, ऑक्सीजन को तो बाहर फेंक दिया हम लोगों ने। अब बताएं कि इसका क्या होगा? ये जो बच्चा है हाइड्रोजन, इसका क्या होगा? तो अब इसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका क्या होगा। ये तो एक क्वेश्चन है, मैं अभी पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका आंसर भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इसका आंसर नहीं दूंगा। इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा सब्र रखें। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। 2 प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन हो सकते हैं। ये सब टॉपिक है। ठीक है, आपको आगे चलकर केवल एक साइकिल मिलेगा, उसी से आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। चूँकि आप स्टार्ट में इसको स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा टर्म को जानना पड़ेगा, छोटा छोटा चीज़ को सीखना पड़ेगा, तब जाकर आप अच्छे से इसको अपने आप को दिमाग में बैठा पाएंगे, अच्छे से इसको चैप्टर को क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, तो सबसे पहले यहाँ पर साइक्लिक में ये समझ लें कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होंगे और एक्साइट होके फिर से एक साइकिल में आ जाएंगे। और नॉन साइक्लिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, ये नॉन साइक्लिक है। ये जो जेड स्कीम वाला जो बात हो रहा था ये नॉन साइक्लिक है। तो आपको यहाँ पे एक टर्म याद करना होगा। ठीक है, और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ऐसे डायग्राम यहाँ पे ऐसे बना लीजिए और यहाँ पे लिखिए साइक्लिक और इधर लिखिए नॉन साइक्लिक, इधर लिखिए नॉन साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक में यहाँ पर लिखिए साइक्लिक में ओनली PS 700 इन्वॉल्व, ओनली फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है इसमें। और इसमें क्या होता है? नॉन साइक्लिक में
इसमें होता है PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि साइक्लिक में क्या होता है कि साइक्लिक में केवल और केवल ATP बनेगा, और नॉन साइक्लिक में क्या होगा कि इसमें ATP भी बनेगा और NADH2 भी बनेगा। आप कॉपी में इस चीज़ को लिख रहे होंगे तो बहुत अच्छा है, NADPH2 बनेगा यहाँ पे, NADPH2। ठीक है, तो NADPH2 भी बनेगा यहाँ पे। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से रखें कि इसमें देखिए क्या बन रहा है। तो ये जो पढ़ रहे थे ना, ये यहाँ पे देखिए ये नॉन साइक्लिक वाला था। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ से ATP भी बन रहा था ना, इस प्रोसेस में यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ATP भी बन रहा है, ATP बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे NADPH2 बन रहा है। तो ये क्या है, नॉन साइक्लिक है ना। ठीक है, इसमें क्योंकि दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये PS1 भी इन्वॉल्व हो रहा है, PS2 भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे एक चार्ट बनाएंगे, आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे कि इसमें ATP भी बन रहा है और इसमें ATP और NADPH2 दोनों बन रहा है। अब यहाँ पे पूछेगा कि वाटर का स्प्लिटिंग कहाँ पे हो रहा है। तो वाटर का स्प्लिटिंग कौन केस में होता है, साइक्लिक में होता है कि नॉन साइक्लिक में होता है। तो यहाँ पे एक और टर्म आप यूज कर लेंगे, और वाटर स्प्लिटिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग हो रहा है। इतना अच्छा, इतना बात क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। इतना चीज़ आप लोग चार्ट बनाकर ऐसे लिख लेंगे। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे कॉपी में लिख रहे होंगे, होप। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, जब लाइट पड़ता है, लाइट यहाँ पे पड़ता है, देखिए कि P700 पे जब लाइट पड़ रहा है, ये जो P700 पे ऐसे लाइट पड़ रहा है 700 नैनोमीटर का, तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का जब एक्साइटेशन हो रहा है तो फिर से वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आ जा रहा है, और यहाँ से क्या मिल रहा है उसको, ATP मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ATP मिल रहा है। क्या मिल रहा है उसको, ATP मिल रहा है। और ATP क्या है, एनर्जी करेंसी है। ATP क्या है, एनर्जी करेंसी है। तो फोटो सिस्टम 1 केवल इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो साइक्लिक है। साइक्लिक में केवल और केवल फोटो सिस्टम 1। लाइट जो है कितना होना चाहिए, 700 नैनोमीटर होना चाहिए। लाइट कितना होना चाहिए, 700 नैनोमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल्सो ऑकर व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 6 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल्सो ऑकर ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। लाइट जो है वो बियॉन्ड होना चाहिए किसके, 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड होना चाहिए, तब जाकर साइक्लिक होगा, अन्यथा साइक्लिक नहीं होगा। समझ गए आप। ठीक है, तो अब इस चीज़ को, इलेक्ट्रॉन को फ्लो है, इसको समझेंगे, इस पैरा को समझेंगे। इस पैरा को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये कैसे ATP बन रहा है, कैसे NADPH2 बन रहा है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब मेरा सवाल ये था कि वो जो 4 हाइड्रोजन बन रहे थे, जो पानी टूट रहा था ना, 2 पानी टूट रहा था, तो 4 हाइड्रोजन जो बन रहे थे बाई प्रोडक्ट के रूप में, और ऑक्सीजन बन रहा था। ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है। जो 4 हाइड्रोजन बन रहा था, ऑक्सीजन बन रहा था, इलेक्ट्रॉन बन रहा था। तो इलेक्ट्रॉन का तो यूज हमने कर लिया, ऑक्सीजन को तो बाहर फेंक दिया, ल्यूमेन से बाहर फेंक दिया। अब बचा मेरे पास क्या बचा, क्या हाइड्रोजन बचा। हाइड्रोजन का यूज कैसे कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का यूज कैसे कर रहे हैं उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक नया टर्म आता है, उसका नाम है केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस, नाम फिर से बोलेंगे, केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस। और ये जो केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस है, इसको हम लोग अगला चैप्टर में ही पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन में भी पढ़ेंगे आगे जाकर, लेकिन सबसे पहले केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस यहाँ भी पढ़ते हैं। केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस में काम क्या होता है कि केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस में एक ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ कि इस हाइपोथेसिस में क्या होता है कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन बना था ना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बना था, तो इस हाइड्रोजन जो बना था, तो हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को अंदर में ज़्यादा करना है। काम देखिए, इसका काम क्या है कि अंदर में हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को ज़्यादा करना है और बाहर में कम करना है। तो H+ को बाहर में कम करना है और अंदर में ज़्यादा करना है।
अब ज़्यादा और कम करना है, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट तैयार करना है। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस होता है, प्रोटॉन का डिफरेंस तैयार करना है। और जितना ज़्यादा प्रोटॉन का ग्रेडियंट होगा, अंदर में जितना ज़्यादा H+ होगा, बाहर में उतना H+ कम होगा, यानी कि ग्रेडियंट मेरा ज़्यादा है। तो प्रोटॉन के ग्रेडियंट हमको इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस में बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पानी को तोड़े, तो यहाँ पे H+ को इंक्रीज किया। दूसरा का काम देख रहे थे कि बाहर में क्या था कि NADP जो है, NADP से क्या बन रहा था, NADP+ से क्या बन रहा था, NADPH2 बन रहा था। तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ से भी कम हो रहा है। तीसरा का जो हाइड्रोजन है यहाँ पे एक और साइकिल में आएगा, मैं बात बताऊंगा, जहाँ से हाइड्रोजन जो है वो अंदर की तरफ पंप किया जाता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन अंदर बढ़ जाता है। ओ भाई साहब, अंदर में तो हाइड्रोजन का गोदाम लग गया रे, ये क्या बात है भाई। देखिए अंदर में हाइड्रोजन कितना है, गोदाम लग गया अंदर में, देखिए कितना ज़्यादा हाइड्रोजन है। ग्रेडियंट का कमी, ऊपर में जो हाइड्रोजन है उसका तो कमी ही कमी हो रहा है, ऊपर में हाइड्रोजन है, अंदर पंप किया जा रहा है। कैसे पंप किया जा रहा है मैं भी बताऊंगा। और यहाँ पे ध्यान से सुने कि जो हाइड्रोजन अंदर में है उस हाइड्रोजन बढ़ते जा रहा है। एक तरफ हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा, एक तरफ हाइड्रोजन बहुत कम। यही तो है केमी ओस्मोटिक हाइपोथेसिस। और कैसे होगा ये रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझिए, इसको अच्छे से समझिए ताकि आपको अगला चैप्टर में और ज़्यादा आसान हो जाए। अगला चैप्टर में ऐसे करेंगे, अरे भैया ये तो हम लोग उसमें पढ़ चुके थे। बहुत अच्छा, तो रेस्पिरेशन में इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये जो ल्यूमेन है, ठीक है, ये ल्यूमेन है, अंदर वाला ल्यूमेन होता है, बाहर वाला क्या होता है, स्टोमा होता है। तो ल्यूमेन में हमको हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन के एक्रॉस हमको ग्रेडियंट तैयार करना है। इतना तैयार करेंगे सबसे पहले, ठीक है। मैं फ्लो में बहुत तेज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों करूँ, जब आप सीख रहे हैं चीज़ों को तो पहले आसान से तो सीख लें चीज़ों को, बाद में आप 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ते रहेंगे NCERT। जितना बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका NCERT में क्लैरिटी आते जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कुछ कुछ टर्म यहाँ पे बताया गया है, उस टर्म को यहाँ पे ध्यान से सुने। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ बातें यहाँ पे ऐसे लिखी हुई हैं कि इन रेस्पिरेशन द प्रोटॉन अक्यूमुलेटेड इन द इंटरमीडिएट स्पेस माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये माइटोकॉन्ड्रिया का बना रहा हूँ, देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब आप ध्यान से देखेंगे कि उसका जो मेम्ब्रेन होता है ऐसे 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 डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। मैं थोड़ा सा अच्छा से नहीं बनाया हूँ, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे देख लेंगे, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो डबल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि ये जो होता है ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे स्पेस होता है, और इस स्पेस को बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इस स्पेस को क्या बोला जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होता है कि यहाँ पे प्रोटॉन का अक्यूमुलेशन हो रहा है। इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होता है कि यहाँ पे इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H+ का अक्यूमुलेशन हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, इसको हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि हमें पढ़ना है ये थाइलेकोइड, हमें पढ़ना है थाइलेकोइड। हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के हमको यहाँ पे इस ल्यूमेन में हमको इकट्ठा करना है H+ को, अंदर वाले पार्ट में हमको H+ को इकट्ठा करना है। कहाँ पे इकट्ठा करना है, अंदर वाले पार्ट में इकट्ठा करना है। इस चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं, तो कैसे इकट्ठा कर रहे हैं इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया वाला टर्म आपको समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चिंता मास्तु, चिंता मास्तु, चिंता नहीं करें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि कैसे प्रोटॉन का हम लोग ग्रेडियंट बना रहे हैं। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए 3 टर्म आपको मैं बताया था, ठीक है। तो पहला यहाँ पे काम क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है। आप लोग अब सुनेंगे, अरे भाई ये तो इतना आसान है, इसको तो मैं भभुआ में उड़ा रहा हूँ। सब बोलते हैं इतना हार्ड है, और मैं इसको हवा में उड़ा रहा हूँ। आप लोग इसको हवा में उड़ाने लगे, बहुत अच्छा।
तो हवा में उड़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए कैसे इसको उड़ाना है हवा में। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन द प्रोटोन और द हाइड्रोजन आयन आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अकोमुलेटेड विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड। यहाँ पे ये बात यही बोल रहा है कि यहाँ पे पानी का टूट रहा था पानी, और पानी टूट के यहाँ पे H+ इकट्ठा कर रहे थे। तो पहला पॉइंट यही है कि सिंस splitting of water molecule take place on the inner side of the membrane, the proton or hydrogen ion are produced by the splitting of water accumulated within the lumen of thylakoid। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का अकुमुलेशन हो गया है, ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट यही है। दूसरा का पॉइंट देखें यहाँ पे, दूसरा का पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम से मूव कर रहे होते हैं तो प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो प्रोटॉन जो है ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। इस प्रोटॉन का यहाँ से अंदर आएगा, देख रहे हैं, प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएगा। प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, इस प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम आपको मैंने बताया था, वो क्या था, फियोफाइटिन। क्या था, फियोफाइटिन। प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम क्या था, फियोफाइटिन। तो फियोफाइटिन के पास जाएगा, बहुत अच्छा, फियोफाइटिन के पास जाएगा। इसके पास वहाँ पे कहाँ पे जाता है, तो उसके पास जाएगा यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन के पास। तो प्लास्टोक्विनोन के पास जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आगे क्या बढ़ा है, क्योंकि प्राइमरी एक्सेप्टर इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नॉट टू इलेक्ट्रॉन बट हाइड्रोजन कैरियर। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम क्या है, फियोफाइटिन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन के कहाँ पे है, बाहरी साइड में है, ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू ए हाइड्रोजन कैरियर। ये जो है फियोफाइटिन जो है अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दे रहा है, हाइड्रोजन कैरियर को दे रहा है। और उस हाइड्रोजन कैरियर का नाम क्या है, प्लास्टोक्विनोन। उस हाइड्रोजन कैरियर का नाम क्या है, प्लास्टोक्विनोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लास्टोक्विनोन के आगे यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए कि दिस इज अ हाइड्रोजन कैरियर। ये हाइड्रोजन कैरियर है। और हाइड्रोजन कैरियर के इसके बाद देखें कि हाइड्रोजन कैरियर जो है वो हाइड्रोजन H2 जो है वो साइटोक्रोम B6 से होते हुए H+ जो है वो अंदर में जा रहा है। तो यहाँ का जो है अंदर में जा रहा है, तो ये किसके तरह काम कर रहा है, प्लास्टोक्विनोन एक पंप की तरह काम कर रहा है, हाइड्रोजन को पंप कर रहा है। पंप का मतलब क्या होता है, पंप का मतलब ये होता है कि जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को पहुंचा दे उसको पंप बोलते हैं। अरे पानी ज़मीन के अंदर है ना, लोअर पोटेंशियल पे है ना, उसको उठा के पानी को हम लोग कहाँ पे पहुंचा देते हैं, 2 तल्ला पे पहुंचा देते हैं, 4 तल्ला मकान पे पहुंचा देते हैं। तो जब वहाँ पे पहुंचा देते हैं मतलब कि लो पोटेंशियल से कहाँ पहुंचा दे रहा है, हाई पोटेंशियल पे पहुंचा दे रहा है, वही तो काम है पंप का। तो ये पंप है, ये लो पोटेंशियल है, इधर इधर कम हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन था, कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ये क्या है, पंप है। तो ये पंप कर रहा है किसको, प्रोटॉन को। कौन, प्लास्टोक्विनोन। कौन, प्लास्टोक्विनोन। तो प्लास्टोक्विनोन को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ा, बहुत अच्छा। और यहाँ पे एक और मैं बात बता चुका था कि यहाँ से क्या होता है कि NADP+ जो है H+ का खात्मा करता है, मतलब H+ को लेता है और NADPH2 बना देता है। ओ भाई, हाइड्रोजन का तो कमी यहाँ से भी हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से भी अंदर चला गया और हाइड्रोजन यहाँ से भी अंदर आ गया। अंदर तो था ही, हाँ हाइड्रोजन बढ़ गया। अंदर में देखिए हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इस हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन कब करेंगे, क्या अचार लगाएंगे भाई साहब, इतना हाइड्रोजन रख के क्या करेगा। तो इस हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को यहाँ पर देख सकते हैं क्या कर रहे हैं कि इस हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और एक यहाँ पे नाम है, इस का नाम क्या है भैया, यही तो काम है। यहाँ पे देखिए यही काम हो रहा है, यही हाइड्रोजन का काम क्या आ रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, CF नोट के पास जाएगा। और CF नोट से कहाँ जाएगा, CF1 के पास जाएगा। और CF1 से कहाँ जाएगा, CF1 से बाहर चला जाएगा और यहाँ से बनेगा ATP। अब बात को ध्यान से सुने, हमने तो NADPH2 बना लिया है
अब हमें बनाना है एटीपी। एटीपी कैसे बन रहा है? तो एटीपी बनने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से सुने, यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं, वो बातें को ध्यान से सुने। तो सबसे पहले वो बातें एटीपी बनाएंगे हम लोग थोड़ा सा लास्ट में। सबसे पहले हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को हमने बढ़ा लिया है। तो दूसर का यहाँ पे 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट का अपना समझ। तीसरा का पॉइंट में वही भी है कि NADPH रिडक्टेज एंजाइम जो है वो अच्छा, इस बात को मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे एस्ट्रोमा है बाहर में, ठीक है, और एस्ट्रोमा है, और यहाँ पे होता है NADPH रिडक्टेज एंजाइम। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। ये जो एस्ट्रोमा है बाहर वाला, ये एस्ट्रोमा जो है, एस्ट्रोमा है, ये ल्यूमेन है। तो बाहर में यहाँ पर बोल रहा है कि NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द एस्ट्रोमा साइड। NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ पे पाए जाते हैं? एस्ट्रोमा साइड पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एस्ट्रोमा साइड पे पाए जा रहे हैं NADP रिडक्टेज एंजाइम। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एलोंग विद द इलेक्ट्रॉन दैट कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन PS1 प्रोटोन आर नेसेसरी टू रिडक्शन ऑफ NADP+2 NADPH+2 द प्रोटोन आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द स्टोमा। और स्टोमा से प्रोटोन यहाँ पे निकल जाता है, यानी कि जो H+ है, ठीक है, तो H+ जो है, तो H+ इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी तो ये रिडक्स कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे। तो आपसे पूछा जाएगा, कुछ कुछ बातें पूछी जाएंगी कि लोकेशन पूछा जाएगा कि NADP रिडक्टेज एंजाइम का लोकेशन कहाँ पे है। तो आपको पता है कि ये जो कहाँ पे है, ये स्ट्रोमा साइड पे है। कहाँ पे है? स्ट्रोमा साइड पे है। बहुत अच्छा। तो अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे बोल चुके हैं, ठीक है। ये बात को मैं आधा घंटा से बता रहा हूँ, अब जाकर समझ में नहीं आया होगा तो समझ आइए कि आप लोग क्या करिएगा कि 1 कटोरा पानी लीजिएगा, ठीक है, 1 कटोरा पानी लीजिएगा और उसमें अपना नाक को 1 मिनट तक दबाए रखिएगा, ठीक है। 1 मिनट तक दबाए रखेंगे अपने नाक को इसमें, समझ गए? अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो ठीक है। आगे यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, और इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा इसको एक बार फिर से देखना है, और इसके बावजूद भी नहीं समझ में आएगा तो फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है। बहुत अच्छा। तो आगे यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है, नहीं करना है। प्रोटॉन का ग्रेडियंट हमने कैसे डेवलप कर लिया है, और कहाँ से हमको अब क्या बनाना है, तो अब हमको बनाना है ATP। अब हमें क्या बनाना है? ATP बनाना है। अब ATP बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ प्रोसेस है। तो ATP और NADPH2 बना देते हैं सबसे पहले। तो NADPH2 यहाँ पे बना दिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं FDFNR, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और यहाँ पे एक फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम पाया जाता है, और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी पाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से एंजाइम है। NADP रिडक्टेज एंजाइम है, ठीक है। और कुछ कुछ यहाँ पे बातें यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे NCERT की बात है, वो ध्यान से सुने कि हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटोन इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर। ये बात सही है। while in lumen there is accumulation of proton. This creates a proton gradient across the thylakoid membrane as well as a measurable decrease in the pH of the lumen. H+ जब बढ़ेगा तो pH क्या होगा? कम होगा। ये बात तो हमें भी समझ में आ रहा है। क्या बोलते हैं? Why are so interested? Why are we so interested in proton gradient? प्रोटोन ग्रेडियंट पे हम लोग इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? अब इसका आंसर आपको पता होगा। अब जल्दी से जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं सबको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दिस ग्रेडियंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेडियंट दैट लीड टू द सिंथेसिस ऑफ ATP। ग्रेडियंट का टूटेगा, ATP बनेगा। द ग्रेडियंट इज ऑल्सो ब्रोकन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यू टू स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स। और ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल का नाम क्या है? CF नोट है। अब CF नोट और CF1 दो प्रकार के चैनल हैं ATP सिंथेज में। ATP सिंथेज, जैसे कि मान लीजिए कि एक ATP सिंथेज का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना अंदर धंसा हुआ है, ये जो मेम्ब्रेन है ना इसमें धंसा हुआ है, इसको बोलते हैं CF नोट और इसको बोलते हैं CF1। तो जो बाहर में धंसा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड।
जो बाहर में धंसा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड। अरे भैया ये जो CF नोट है ना, ये बाहर में अंदर में धंसा हुआ है, ये जो बाहर में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरीफेरल। ये घूमते रहता है तो इसको बोलते हैं पेरीफेरल। पेरीफेरल का मतलब क्या होता है, पेरीफेरी पे, इसको बोलते हैं बाहर में, तो ये होता है पेरीफेरल। और ये क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेटेड, अंदर में होता है, ये एम्बेडेड होता है। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि ATP सिंथेस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। ये जो ATP सिंथेज एंजाइम है इसके 2 पार्ट हैं। पहला है CF नोट है और दूसरा क्या है, CF1 है। तो CF नोट को बोला है कि इट इज इम्बेडेड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल दैट कैरीज ऑफ फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑफ द प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब आपको फैसिलिटेड डिफ्यूजन का मतलब नहीं पता है तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसको भेजता है, किसी भी चीज़ को भेज सकता है, आयन को भेजता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। और द अदर पोर्सन इज कॉल्ड CF1 एंड प्रोट्रूड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड दैट फेस ऑफ स्टोमा। यहाँ पे बताया था कि ये जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन में देखिए यहाँ पर क्या बताया था, CF नोट, बाहर में क्या है, CF1 है। तो CFN क्या है, प्रोट्रूड, बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बाहर की तरफ ये क्या कर रहा है, प्रोट्रूड कर रहा है, कौन, CF1 बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है। और यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि CF1 का दूसरा का नाम क्या था, मैं दूसरा का नाम बताया था, पेरीफेरल बताया था ना, हाँ पेरीफेरल बताया था। ठीक है, और कन्फर्मेशनल चेंज किस में होगा, तो कन्फर्मेशनल चेंज होगा CF1 में, CF1 में कन्फर्मेशनल चेंज होगा और वहाँ से ATP बनेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बात बोल रहा है कि द अदर पोर्सन इज कॉल्ड CF1 एंड प्रोट्रूड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन on the side that faces in the stoma. The breakdown of gradient provide enough energy to cause conformational change in CF1 particle of the ATP synthase. कन्फर्मेशनल चेंज यहाँ पे किस में हो रहा है, CF1 में हो रहा है। CF1 में कन्फर्मेशनल चेंज हो रहा है और क्या बना रहा है, वो ATP बना रहा है। ठीक है, और ATP क्या है, एनर्जी का करेंसी है। ATP क्या है, एनर्जी का करेंसी है। बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस रिक्वायर मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप। हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करेंगे अच्छे से, इसको समझेंगे। ये बोल रहा है कि कीमोओस्मोसिस रिक्वायर अ मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप और प्रोटॉन ग्रेडियंट ATP सिंथेस। केमिओस्मोसिस रिक्वायर ए मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड ATP सिंथेस। कितना, चार चीज़, चारों में मैं डॉट लगा रहा हूँ। अब ये 4 चीज़ का जरूरी है, एक मेम्ब्रेन, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट और एक ATP सिंथेस। ये 4 चीज़ का ज़रूरी है। पंप क्या करता है, तो पंप जो है ग्रेडियंट को क्रिएट करता है। पंप का काम मैंने बता दिया है, बहुत अच्छा, इस लाइन को आप लोग पढ़ लेंगे कि कंसंट्रेशन क्या करता है, पंप क्या करता है, ग्रेडियंट को क्रिएट करता है। ठीक है, बहुत अच्छा। ATP सिंथेज के पास क्या होता है, चैनल होता है जो कि क्या करता है, डिफ्यूजन करता है प्रोटॉन को। ठीक है, बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस रिलीज इनफ एनर्जी टू एक्टिवेट द ATP सिंथेसिस एंजाइम दैट कैटलाइज द कन्फर्मेशनल चेंज। बहुत अच्छा। वहाँ ग्रेडियंट को ब्रेक डाउन होगा तो वहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज होगा, कन्फर्मेशन चेंज होगा, वहाँ से ATP बनेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या बोल रहा है कि along with the NADPH produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stoma responsible for the CO2 fixation and synthesizing the sugar। भाई साहब ATP यहाँ से बन गया और उस ATP का यूज हो रहा है, उस NADPH2 का यूज हो रहा है क्या बनाने के लिए, शुगर बनाने के लिए। भाई साहब जो हम बातें कर रहे थे, वहाँ से साइंटिस्ट से बातें कर रहे थे कि कैसे साइंटिस्टों ने बताया, सोच रहे थे फोटोसिंथेसिस में तो बहुत आसानी से हो रहा होगा ये रिएक्शन, लेकिन फोटोसिंथेसिस को पढ़ते पढ़ते हम लोग वहाँ साइंटिस्टों को हमने पढ़ा, हमने प्रिस्टले को पढ़ा, और प्रिस्टले से हम लोग कहाँ पे आए थे, सैक पे आए थे। सैक के बाद वान नील के पास आए थे, और वान नील के बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये सब काम चल रहा है। भाई साहब समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पे हम लोगों ने ATP और NADPH बनाया है, और उस ATP NADPH को मिल के हमको क्या बनाना है, अब हमको शुगर बनाना है, अब हमको ग्लूकोज बनाना है, अब हमको स्टार्च बनाना है। बहुत अच्छा। अब हम ATP और NADPH2 का यूज करके
तैयार हैं शुगर का सिंथेसिस करने के लिए। और इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम टू रोड। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें, ऐसे ही लाइक को बढ़ाते रहें और अपना चैनल को, इस आप ही का चैनल है, आपको ही फ़ायदा हो रहा है, आप इस चैनल को ग्रो करवाने में हेल्प कर सकते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। 1 मिनट हो जाने देते।